हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा आज सिविक्स 10 का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी मीन्स पावर शेयरिंग को समझाने जा रहा हूँ। पावर शेयरिंग का क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप जानो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सत्ता की साझेदारी होती है तो उस देश का प्रशासन अच्छा चलता है, वहाँ की नागरिकों की स्थिति अच्छी होती है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जिस देश में सत्ता की साझेदारी नहीं अच्छी होती है उस देश का विकास नहीं हो पाता है। और लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी का होना तो अति आवश्यक है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी जितना होगी उतना ही देश का विकास होगा, देश में कानून का अच्छा शासन होगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग सत्ता की साझेदारी पार्ट को पढ़ने के लिए बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को देखते हैं और समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं बेल्जियम की कहानी। तो देखो, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो आप देख रहे हो कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और एरिया में भी हमारे इंडिया के एक स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। इसकी जो बाउंड्री है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है, जुड़ती है। और इसकी आबादी हरियाणा के 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है, मीन्स हरियाणा की आबादी से थोड़ी अधिक आबादी बेल्जियम की है। इस छोटे से देश की समाज की जाति बनावट मीन्स समाज की संरचना, समाज में रहने वाले लोगों की संरचना बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा परसेंटेज एक इलाका है, फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं, मीन्स मैक्सिमम लोग वहाँ के जो लोग हैं डच लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। और 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, मीन्स मेजोरिटी लैंग्वेज डच है और माइनॉरिटी लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर फ्रेंच है। और 1% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। और बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। अब बेल्जियम की राजधानी को थोड़ा देखो, तो आप यहाँ देख रहे हो कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच, मीन्स कि बेल्जियम की राजधानी में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, जबकि डच बोलने वालों की संख्या क्या देख रही हो, कम है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा और ताकतवर रहे, मीन्स माइनॉरिटी जो लैंग्वेज है फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो बहुत ही समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही पावरफुल हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से नाराज़गी थी। तो डच को नाराज़गी क्यों थी? क्योंकि उनको शिक्षा का लाभ या उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही शुरू में ख़राब रही, बाद में जाके धीरे धीरे थोड़ा उनका विकास हुआ। इसलिए वो लोग जो फ्रेंच भाषी लोग से डच भाषी लोगों की नाराज़गी रहती थी। इसके कारण 1950 से 60 दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ निकलता है कि डच लोग फ्रेंच से तनाव क्यों रखते थे? तो कारण यह है कि डचों की कंडीशन जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनकी शैक्षणिक एजुकेशनल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। इसीलिए डच और फ्रेंच में एक तनाव रहता था। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप अगर देखना है तो हम ब्रसेल्स में देखते हैं। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। क्या समस्या है? कि डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। अब ब्रसेल्स में आप देखो कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। इसका मतलब कि डच बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन आप देखो कि धन और प्रॉस्पेरिटी और संपत्ति के मामले में फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा अमीर और ताकतवर थे, जबकि डच बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी लेकिन वे कमज़ोर और माइनॉरिटी में थे। आइए अब इसकी तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय एक आइलैंड
वाला देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसकी आबादी, इसकी पॉपुलेशन की बात करो तो इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जाति समूह के लोग हैं। तो श्रीलंका की भी जाति बुनाहट क्या है, वो भी क्या है, अलग अलग है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है। मैंने सबसे पहले वहाँ पर सिंगली जाति के लोग 74% है। सेकेंड नंबर में तमिल आते हैं जिनकी आबादी कुल पॉपुलेशन में 80% है। अब तमिल में 2 ग्रुप्स है, श्रीलंकाई मूल और के तमिल और 13% हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। औपनिवेशिक शासन काल मीन्स क्या, कि जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के कुछ किसानों को श्रीलंका भेजा, जहाँ पर वे जाके काम करने लगे। बाद में उनके परिवार के लोग वहीं जाके संतान वहीं जाके शिफ्ट हो गए। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं और अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं। तो वहाँ पर सिंगली भाषी जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ लोग मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का परसेंटेज ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा फिगर को देखें तो बेल्जियम का फिगर देखने से पता चलता है कि ये देखिए, बेल्जियम का फिगर देखने से पता चलेगा कि ये जो ग्रीन वाला इलाका है ये फ्लेमिश का इलाका है। जो फ्लेमिश का इलाका है ये डच भाषी लोगों का है और ये जो रेड देख रहे हो ये फ्रेंच भाषी लोगों का है। और जो आप देख रहे हो एक ये जो गेरुआ रंग का जो एक है ये ब्रसेल्स की राजधानी है। और लास्ट में कॉर्नर में देखो, ये छोटे छोटे पार्ट में जो देखो तो ये तमिल लोग हैं। ये हो गया बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन। अब यहाँ देख लो श्रीलंका का देख लो, तो श्रीलंका में देखोगे तो ये जो बड़ा पार्ट है, ये जो पीला जो देख रहे हो ये सिंगली का है। ये लाल वाला पार्ट देख रहे हो ये श्रीलंकाई तमिल का है। और ये जो बीच में डीप वाला ये जो पार्ट है ये इंडियन तमिल का है। और जो डॉट डॉट है वो मुस्लिम का है। अब हम लोग देखेंगे, अब जरा सोचो कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोगों अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी छाया थोप सकते थे। मीन्स कि अगर बेल्जियम में अगर लैंग्वेज की बात करो तो डच भाषी लैंग्वेज ज़्यादा थे, तो ऐसे कंडीशन में मेजोरिटी लैंग्वेज तो डच था, तो फ्रेंच भाषी पर क्या कर सकते थे, अपनी इच्छा अपनी ताकत को थोप सकते थे। इससे उनके बीच में लड़ाई और बढ़ जाती थी। संभव था कि इस देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में देखो तो सिंगली आबादी का बहुमत ज़्यादा था, वे लोग मुल्क में मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में इन दोनों देशों में क्या क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है क्या? बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मैंने मेजोरिटी है, तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। मैंने अगर समुदाय में मेजोरिटी ज़्यादा है तो मनमानी ढंग से शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। मीन्स कि बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि वो मनमाने ढंग से शासन कर सकता है और माइनॉरिटीज़म की नीड्स और डिजायर को भी क्या कर सकता है, वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। अब हम लोग देखें कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र रूप से क्या हो गया, एक राष्ट्र बना।
सिंगलिश समुदाय के नेता ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। वहाँ की जब गवर्नमेंट बन गई तो सिंगलिश ज़्यादा थे, इसीलिए सरकार पर ज़्यादा दबाव कर रहे थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में जगह दी जाए। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगलिश समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कदम उठाए। मीन्स कि सिंगली मेजोरिटी में होने के कारण वहाँ की सरकार ने सिंगली को बहुत सारे नियम में छूट दी। क्या छूट दी? 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। मीन्स 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें सिंगली को साइड करके वहाँ का राजभाषा नेशनल लैंग्वेज को सिंगली कर दिया गया, पहला प्रायोरिटी दिया गया। सेकंड, विश्वविद्यालय में और गवर्नमेंट जॉब में सिंगली को प्राथमिकता प्रायोरिटी दी गई। इसमें क्या हो गया कि सरकारी नौकरियों में सिंगली को ज़्यादा नौकरी मिलेगी, विश्वविद्यालय में ज़्यादा सिंगली को ही ज़्यादा नियुक्ति, ज़्यादा स्थान दिया जाएगा। नए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। लोकतांत्रिक सरकार में नियम है कि लोकतांत्रिक सरकार में सरकार सभी धर्मों का समान रूप से ध्यान रखती है, ना किसी को बड़ा समझते ना किसी को छोटा समझते। लेकिन श्रीलंका में देख रहे हैं कि वहाँ की सरकार बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व दे रही है और उसको ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक एक करके आए इन सारे फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर बेगानापन बढ़ाया। इससे क्या हो गया कि एक पक्ष को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने से वहाँ के तमिल के अंदर बहुत ही नाराज़गी हो गई, क्योंकि लगा कि सरकार जो है एक तरफा ध्यान दे रही है, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी ने बौद्ध धर्म के फॉलोअर सिंगलियों को ज़्यादा पॉलिटिक्स में, लैंग्वेज में, उनके कल्चर को ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जबकि तमिल भाषी लोगों की को पॉलिटिक्स में, उनके रिलीजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें लगा कि सरकार की पॉलिसी और उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। मीन्स कि सरकार केवल मेजोरिटी को ध्यान दे रही है, माइनॉरिटीज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। इसे नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में उनके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है और उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगलिश समुदाय के संबंध क्या हो गए? बिगड़ते चले गए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकलता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या निकलता है? पहला क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की जाति बुनावट क्या है? फिर से नोट करिए, व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की जाति बुनावट क्या है? दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका? व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की जाति बुनावट क्या है? ये दो क्वेश्चन हो गए। अब वन वर्ड के क्वेश्चंस अगला और भी कुछ शॉर्ट नोट्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक कंपोजिशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक कंपोजिशन? एथनिक समुदाय क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिटिज्म? बहुसंख्यकवाद क्या है? इसके बाद है कि अब वन वर्ड्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है, इसकी तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसे आप देख लेंगे।